ऑलराइट गाइस, अपन ने लास्ट लेक्चर में ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन तक कर लिए थे, राइट। अपन 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगेन देखो, वेरी इजी। आदित्य ग्रुप वॉज एस्टैब्लिश इन 1975, मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल ग्रूमिंग एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक कंपनी है जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है। द ग्रुप हैज टू सब्सिडीज, AUS एंड ANZ लिमिटेड। फिर AUS लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स लग्जरी प्रोडक्ट्स दैट कैटर टू द नीड्स कस्टमर्स हु प्रेफर स्पेशलाइज्ड पर्सनल ग्रूमिंग एंड ब्यूटी केयर। ANZ Limited caters to regular daily beauty and grooming requirements that has a wide reach within the market. Factories of both the companies are located within India. The products are sold to the wholesalers who supply these products to the retail market. Irrelevant information. आगे बढ़ते हैं। आदित्य ग्रुप परचेजेस इट्स रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज मार्केट्स। एडिशनली, certain products manufactured by AUS Limited can be enhanced based on the products manufactured by ANZ Limited. Therefore, as per the production requirements, AUS Limited sources some products component from ANZ Limited. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। Aditya Group has a centralized decision-making setup. Basic policy decisions for functions such as production planning, sales and client relationship, finance and human resources are handled at the group level. Individual units of this and this concentrate on the manufacturing alone. ठीक है, पूरी irrelevant information है, काम का नहीं है। आप देखना, आप एक असिस्टेंट मैनेजर ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ आदित्य ग्रुप हेडेड बाय डायरेक्टर फाइनेंस मेसर्स एलसिया। यू असिस्ट एंड रिपोर्ट टू मेसर्स फियोना, मिस फियोना जो भी है मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट। समटाइम्स यू ऑल्सो असिस्ट डायरेक्टर फाइनेंस इन एनालाइजिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ड्राफ्टिंग रिपोर्ट्स फॉर जस्ट अ सेकेंड, ड्राफ्टिंग रिपोर्ट्स फॉर बोर्ड मीटिंग्स, प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन एंड स्टाफ ट्रेनिंग्स। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। बिजनेस सिचुएशन नंबर 1, येस्टरडे 5:15 पे क्या हुआ? यू गॉट एन ईमेल फ्रॉम मेसर्स एलसिया विद CC टू मेस फियोना. Ms. Elsia asked you to prepare a cost statement for making a proposition to a new customer. अच्छा, she has informed you that the customer can maintain a long-term business relationship with us. You have been requested to gather information related to the specification from the sales manager. तो आपको कहानी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 की क्या बोल रहा है ये? क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है कि भाई एक कस्टमर को जो है आपको क्या करना है, कस्टमर जो है आपके पास आया है, आपको जो है उसको क्या करना है, कोटेशन देना है। कोटेशन बोले तो कि भाई हम कितना एटलीस्ट प्राइस चार्ज करेंगे। कोटेशन, TATION, ठीक है, देख लेना इसको, राइट, जस्ट अ सेकेंड। सो आपको जो है कस्टमर को एक कोटेशन देना है, उसके बेसिस पे आपको जो है क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है कोटेशन निकालने के लिए, राइट। आगे देखना, यू हैव बीन कॉल्ड बाय मेस फियोना एंड प्रोवाइडेड द product specification received from sales manager for which the quotation has to be quoted. Ms. Fiona has also requested you to gather relevant information to prepare the cost statement due to the expected long-term business relationship that AUS Limited wants to have with customer. ठीक है, the sales manager wants to quote the lowest possible price. मतलब बेसिकली अपन क्या करेंगे, मिनिमम प्राइस चार्ज करने की बात करेंगे। अब मिनिमम कितना कोट करेंगे वो हमें जो बताना है। सो मिनिमम कोटेशन में मिनिमम जो है कोटेशन कोट करके देने का है। आगे बढ़ते हैं। AUS लिमिटेड करंटली हैज सम स्पेयर कैपेसिटी दैट कैन बी यूटिलाइज टू कैटर दिस एंटायर ऑर्डर। मतलब AUS लिमिटेड के पास स्पेयर कैपेसिटी है, देयरफॉर ओनली द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ टू द AUS लिमिटेड हैज टू बी कंसिडर्ड टू अराइव एट द कोट। आफ्टर मीटिंग विद योर रिपोर्टिंग ऑफिसर यू मेल टू द वेरियस कंसर्न डिपार्टमेंट एंड रिक्वेस्टेड फॉर डेटा। आपने बेसिकली सारे डिपार्टमेंट से डेटा मंगाया कि भाई हमें जो कस्टमर को कोटेशन देना है उसके लिए कौन कौन से मटेरियल्स अपने पास अवेलेबल है और कौन कौन से मटेरियल्स अपने पास अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अपन चलते हैं आगे। यू गॉट एन ईमेल फ्रॉम द प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर ने आपको क्या बताया कि भाई 40 टन्स ऑफ मटेरियल वुड बी रिक्वायर्ड, 40 टन्स ऑफ मटेरियल DX वुड बी रिक्वायर्ड। द मटेरियल जो है रेगुलर इन यूज है एंड एज अ करंट परचेज प्राइस ऑफ 380 पर टन। करंटली देयर आर 5 टन्स इन द इन्वेंट्री विच कॉस्ट 350 पर टन। ठीक है, द रीसेल वैल्यू ऑफ द मटेरियल इन इन्वेंट्री जो है कितना है, 240 पर टन है। तो मैंने आपको जो है एक चीज़ समझाई थी कि भाई कोई भी मटेरियल जो रेगुलर इन यूज़ होता है, अगर आप उसको अपने ऑर्डर के लिए यूज़ कर रहे हो एंड वो क्या है, रेगुलर इन यूज़ है, तो इसका मतलब क्या है, उसका रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगा, उसका रिप्लेसमेंट प्राइस। मतलब अगर उस मटेरियल को आप जो है अपने जॉब ऑर्डर के लिए यूज़ कर दोगे तो आपको रिप्लेस करके लाना पड़ेगा ना। रिप्लेस करके क्यों लाओगे, क्योंकि वो मटेरियल रेगुलर इन यूज़ है, वो किसी दूसरे ऑर्डर में काम आ रहा होगा। तो इस मटेरियल का कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो देखो 40 टन की मुझे रिक्वायरमेंट है और रिप्लेसमेंट कॉस्ट मुझे बता रखा है, करंट परचेज प्राइस दे रखा है 380 पर यूनिट। तो मेरा रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगा, 40 × 380। तो लेट मी जस्ट टेक यू टू अनदर PDF। ओके, चलो ठीक है, मैं आपको इधर से PDF में दिखा देता हूँ कि इसका भाई रेलेवेंट कॉस्ट क्या बनेगा। इसका अगर आप रेलेवेंट कॉस्ट देखोगे, ओके, आई नीड टू ओपन अ न्यू PDF ओनली, जस्ट अ सेकेंड। तो इसका रेलेवेंट कॉस्ट 40 इंटू आपका बन जाएगा 40 इंटू 380। डिसीजन मेकिंग, कम ऑन ब्रो, ओपन द फ्रिकिंग PDF। या हाँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, वी वर ऑन क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो इसका रेलेवेंट कॉस्ट क्या बना, 380 इंटू 40 कितना हो गया, ये 380 इंटू 40 हो गया 15,200। इसको मैं इधर से टिक मारता हूँ, तो अपना 15,200 का कॉस्ट आ गया। आगे बढ़ते हैं। फर्दर विद रिस्पेक्ट टू द कंपोनेंट्स इट हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड दैट 4000 कंपोनेंट्स वुड बी रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब बेसिकली ऊपर तो मटेरियल हो गया, अब कुछ कंपोनेंट्स की अपन बात कर रहे हैं। फर्दर विद रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट्स हमें क्या बता रखा है, इट हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड दैट 4000 कंपोनेंट्स वुड बी रिक्वायर्ड। कितने कंपोनेंट्स चाहिए रहेंगे हमें, 4000।
अच्छा, दिस कुड बी बॉट एक्सटर्नली फॉर 15 ईच। भाई अपन क्या कर सकते हैं, इन 4000 कंपोनेंट्स को बाहर से परचेज करके ला सकते हैं एट द रेट ऑफ ₹15 ईच, और अल्टरनेटिवली दे कुड बी सप्लाइड बाय ANZ लिमिटेड। अच्छा, द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द कंपोनेंट इफ इट वर मैन्युफैक्चर्ड बाय ANZ लिमिटेड वुड बी 8 पर यूनिट। तो आपको इधर समझा देता हूँ कि भाई अपने को जो है 4000 कंपोनेंट, अपन कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो मुझे जो है 4000 की रिक्वायरमेंट है। पहला ये है, पहला ऑप्शन मेरे पास ये कि भाई मैं इसको जो है मार्केट से खरीद के लिया जाऊँ एट द रेट ऑफ 15 पर यूनिट, ठीक है। ये तो हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं अपन, क्या दे रखा है। दूसरा ऑप्शन ये क्या रखा है कि भाई अपन को जो है ANZ लिमिटेड सप्लाई कर सकता है। ANZ लिमिटेड बोले तो मेरी जो है रिलेटेड पार्टी, मेरी जो है रिलेटेड कंपनी। द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द कंपोनेंट इफ इट वर मैन्युफैक्चर्ड बाय ANZ लिमिटेड वुड बी 8 पर यूनिट। तो अपन इधर लिख लेते हैं कि भाई नंबर 2 ये है कि भाई ANZ मुझे सप्लाई कर सकता है। उस केस में जो है उसका वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है, उस केस में इन लोगों ने कहा उसका वेरिएबल कॉस्ट है जो है 8 पर यूनिट बता रहा है। 8 पर यूनिट का जो है मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। आगे बढ़ते हैं अपन। नाउ ANZ लिमिटेड हैज सफिशिएंट कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 2500 कंपोनेंट्स विदाउट अफेक्टिंग इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई इट्स एक्सटर्नल कस्टमर। मतलब बेसिकली जो ANZ लिमिटेड ना, वो आपको जो है 2500 यूनिट तक तो दे सकता है फ्री है, लेकिन बाकी जो बैलेंस 1500 है उसको क्या करना पड़ेगा, बाकी जो 1500 है उसको जो है कुछ कंट्रीब्यूशन फॉरगोन करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन क्या करना पड़ेगा, फॉरगोन करना पड़ेगा। क्यों फॉरगोन करना पड़ेगा, तो आप मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। अपने को जो है 4000 कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है, अपने को जो है 4000 यूनिट की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद स्पेयर कैपेसिटी से 2500 यूनिट के लिए। इसका मतलब ये है कि भाई 2500 यूनिट तो मुझे बना के दे सकता है, लेकिन जो बैलेंस 1500 यूनिट बनाएगा ना उसमें, ठीक है, वो बना के तो दे देगा, लेकिन ये बैलेंस 1500 यूनिट किसी और जगह काम आते, अब वो काम नहीं हो पाएगा। इसका मतलब उधर से मेरा जो है कंट्रीब्यूशन का लॉस होगा, तो वो भी मेरा क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। आपको समझ में आ रही है बात, आगे देखते हैं। फिर इसने कहा कि भाई हाउएवर इन ऑर्डर टू मेक द एक्स्ट्रा 1500 कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड बाय यूएस लिमिटेड इट वुड हैव टू फोरगो अदर एक्सटर्नल सेल्स ऑफ 50,000। मतलब उसको जो है 50,000 की सेल नहीं होगी, 50,000 की सेल नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि 50,000 का 40% कितना हो गया, 20,000 का जो है आपको क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। मतलब इसका रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगा, एक तो 1500 इंटू 8, 1500 इंटू 8 प्लस 20,000, प्लस 20,000 का क्या हो गया, रेलिवेंट कॉस्ट हो गया। और इसका रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगा, 2500 इंटू 8, ठीक है। तो 2500 इंटू 8 प्लस 1500 इंटू 8, और इसमें जो है आपका कंट्रीब्यूशन का भी लॉस हो रहा है ना 1500 यूनिट पे, तो ये भी आपका क्या, जो ये भी जो है आपका क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा, रेलेवेंट कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। तो बेसिकली कंपोनेंट्स का रेलेवेंट कॉस्ट में इस तरह से निकल जाएगा। तो अगर आप इसको अपन इसको करते हैं 1500 इंटू 8, मतलब 4000 इंटू 8 कर लो, 4000 इंटू 8 प्लस अगर आप करते हो 20,000, तो इसका रेलेवेंट कॉस्ट बनेगा करीबन 52,000। तो आप देखोगे इसका रेलेवेंट कॉस्ट आ गया 52,000 का। आगे बढ़ सकते हैं अपन। आई थिंक मैंने आपको कंसेप्चुअली पूरा समझा दिया। फिर आगे देखना, ये कह रहा है कि भाई आपको जो है पर्सनल मैनेजर से जो है क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। इट हैज़ बीन इन्फॉर्म दैट 2000 हाईली स्किल्ड लेबर आर्ट्स विल बी रिक्वायर्ड। तो अपन इधर देखते हैं कि भाई आपको जो है लेबर आर्ट कितने की रिक्वायरमेंट है। इन्होंने कहा कि भाई आपका जो लेबर आर्ट्स है, आपको मैं इधर ऊपर लिखा देता हूँ कि भाई जो मुझे लेबर की ज़रूरत है वो है 2000 आर्ट्स की, 2000 जो है आर्ट्स की मुझे ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इट हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड दैट 2000 हाईली स्किल्ड लेबर आर्ट्स विल बी रिक्वायर्ड। द ग्रेड ऑफ द लेबर रिक्वायर्ड इज करंटली पेड 5 पर आर। ठीक है, मतलब बेसिकली जो मैं क्या करता हूँ, इनको पेमेंट कितने करता हूँ, ₹5 पर आर का जो है मुझे इनको पेमेंट करना रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर इसने कहा कि भाई हाईली स्किल्ड लेबर इज शॉर्ट इन सप्लाई। बेसिकली अब ये क्या है, शॉर्ट इन सप्लाई है एंड कैन नॉट बी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन द शॉर्ट टर्म। अच्छा, दिस लेबर इज प्रेजेंटली इंगेज इन मीटिंग द डिमांड फॉर प्रोडक्ट जी विच रिक्वायर्स 4 आवर्स फॉर हाईली स्किल्ड। मतलब एक प्रोडक्ट जी, आप मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, एक प्रोडक्ट जी है, प्रोडक्ट जी है। अच्छा, इस जी को बनाने में, एक यूनिट को बनाने में कितना घंटा लगता है, एक यूनिट को बनाने में करीबन 4 आवर्स लगते हैं। ठीक है, एक यूनिट को बनाने में 4 आवर्स लगते हैं। एंड द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द सेल ऑफ 1 यूनिट जो है कितना है, 24 है। तो इधर मैं लिखा देता हूँ कि भाई कंट्रीब्यूशन जो है कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, 24 रुपीज़ पर यूनिट। अच्छा, मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई आपको जो है 2000 आर्ट्स चाहिए रहेंगे, आपको जो है 2000 आर्ट्स चाहिए रहेंगे। ठीक है, तो 2000 आर्ट्स चाहिए रहेंगे, तो 2000 इंटू 5 तो कर दो, आपका कितना हो गया, 10,000 तो आपका कॉस्ट हो गया। अब देखना, इन 2000 आर्ट्स को जो है आप अपने स्पेशल ऑर्डर के लिए यूज़ कर लोगे। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट जी आप नहीं बना पाओगे। तो कितने प्रोडक्ट जी नहीं बना पाओगे, तो अपने को पता है कि भाई एक यूनिट में एक यूनिट को 4 घंटे लगते हैं। तो 2000 आर्ट्स, 2000 डिवाइड बाय, अगर मैं 4 करता हूँ, 2000 डिवाइड बाय 4 करोगे तो मतलब आप 500 यूनिट्स जी की नहीं बना पाओगे, 500 यूनिट जी की आप नहीं बना पाओगे। अच्छा, 500 यूनिट जी की आप नहीं बना पाओगे, इंटू कर दो कितना आपका कंट्रीब्यूशन का लॉस हो रहा है। तो बेसिकली 500 इंटू मैं 24 करता हूँ, तो ये मेरा करीबन निकल के आएगा 12,000। ठीक है, तो बेसिकली कॉस्ट तो मेरी एक तो ये हुई, प्लस मेरा कंट्रीब्यूशन का जो लॉस हो वो भी तो मेरी रेलेवेंट कॉस्ट हो गई ना। तो ये टोटल कॉस्ट कितनी हो गई मेरी, 22,000 की जो है मेरी कॉस्ट बैठ जाएगी। तो आप देखोगे मेरी जो है 22,000 की कॉस्ट बैठ गई है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ बीन ऑल्सो इन्फॉर्म दैट द कॉन्ट्रैक्ट वुड रिक्वायर अ स्पेशलिस्ट मशीन। अपने को जो है एक स्पेशल मशीन की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो अपन जो है एक नेक्स्ट पेज खोल लेते हैं। हाँ, अपने को जो है एक स्पेशल मशीन की रिक्वायरमेंट है। अपन इधर लिख लेते हैं कि भाई अपने को जो एक स्पेशल मशीन की रिक्वायरमेंट है, स्पेशल मशीन की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अपने पास 3 ऑप्शन है, क्या दे रखा है कि भाई मशीन कुड बी हायर्ड फॉर 15,000। तो सबसे पहला तो है जो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको रेंट पे ले लूँ। रेंट पे कितने पे ले सकता हूँ मैं, 15,000 पे ले सकता हूँ। तो मेरी कॉस्ट कितनी बैठी, 15,000। आगे बढ़ते हैं अपन। नंबर 2 इसने कहा कि भाई और इट कुड बी बॉट फॉर 50,000। तो दूसरा ऑप्शन तो ये था, मैंने एक तो कहा रेंट पे लो, एक कहा मैंने कि भाई मैंने परचेज कर लिया। परचेज करूँगा तो मुझे जो है मेरी जेब से जाएंगे 50,000। ठीक है, 50,000 जाएंगे। एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगर मशीन वर बॉट इट कुड बी सोल्ड फॉर 30,000, तो मेरे को 30,000 मिल जाएंगे।
तो मेरा नेट कॉस्ट कितना बैठेगा, टू द 20,000 का बैठा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेटिवली एक बार तीसरा ऑप्शन अपने पास क्या है इस मशीन के लिए, अल्टरनेटिवली इट कुड बी मॉडिफाइड एट अ कॉस्ट ऑफ 5,000। मतलब मैंने पहले तो 50,000 की परचेज करी, फिर मैंने उसको क्या करा, मॉडिफाई करा। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले तो 50,000 की इसको परचेज करी, फिर इसको मैंने जो है क्या करा, 5,000 का मॉडिफाई करा। और 5,000 का मॉडिफाई करने के बाद क्या हुआ कि भाई देन यूज ऑन द अदर कॉन्ट्रैक्ट्स इंस्टेड ऑफ बाइंग द अनदर एसेंशियल मशीन दैट वुड कॉस्ट फॉर 45,000। मतलब मेरा जो है 45,000 का खर्चा बच गया। तो मेरा जो है रेलेवेंट कॉस्ट कितना निकल गया 10,000 का। तो मैंने क्या करा कि भाई पहले तो मशीन परचेज करी, ठीक है, पहले मैंने जो है मशीन को परचेज करा, फिर उसके बाद मैंने क्या करा, मॉडिफाई करा। और अगर मैंने ये काम कर लिया तो बेसिकली क्या होगा कि भाई मुझे जो है 45,000 की एक नई मशीन खरीदनी पड़ती, जो मुझे खरीदनी नहीं पड़ेगी। तो मेरा जो है रेलेवेंट कॉस्ट कितना निकल के आएगा, इतना। तो वापस इसको पढ़ सकते हो, अल्टरनेटिवली इट कुड बी मॉडिफाइड एट अ कॉस्ट ऑफ 5,000। आप क्या कर सकते हो, पहले मशीन को खरीदो, फिर मशीन को खरीदने के बाद उसको मॉडिफाई कर देना जब उसकी लाइफ खत्म हो जाए। और उसके बाद अगर आप ऐसा कर दोगे तो क्या कर सकते हो, आप उसको दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको जो है दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग से मशीन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका 45,000 बच गया। तो आपका रेलेवेंट कॉस्ट कितना निकल के आएगा, विच एवर इज लोअर कर लो। इन सबका लोअर क्या है, आपका रेलेवेंट कॉस्ट है। तो आप क्या करोगे, ये वाला ऑप्शन चूज करोगे, तो आपका रेलेवेंट कॉस्ट कितना बना, 10,000 का। तो आपका जो है कॉस्ट बना 10,000 का। आगे बढ़ते हैं अपन। फिर देखना एक पॉइंट क्या दे रखा है, द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी सुपरवाइज्ड बाय द एक्जिस्टिंग मैनेजर हु इज पेड एन एनुअल सैलरी ऑफ 50,000। मतलब ये तो फिक्स्ड है, ये तो फिक्स सैलरी, तो क्या हो गया, इररिलेवेंट हो गया। एंड सफिशिएंट कैपेसिटी टू कैरी आउट ए सुपरविजन, द मैनेजर वुड रिसीव 5,000 फॉर दिस एडिशनल वर्क। मतलब ये जो 5,000 है ये तो क्या है, रेलेवेंट कॉस्ट होगा मेरा, क्योंकि ये एडिशनल कॉस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसने एक और चीज़ कह रही है कि भाई मशीन का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो तो 12,000 रुपये है। सो द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द मशीन आर पेबल बाय यूएस वेदर इट हायर्स और बाय द मशीन, मतलब दिस कॉस्ट वुड 12,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब टोटल कॉस्ट मेरा 12,000 हो गया। जो मैं मशीन को रेंट पे लूंगा या फिर मशीन को खरीदूंगा कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे 12,000 रुपये तो इनकर करने पड़ेंगे ऑन ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ना, क्या दे रखा है, डेवलपमेंट टाइम क्या दे रखा है, 15 आवर्स ऑफ डेवलपमेंट टाइम एट अ कॉस्ट ऑफ 30,000 हैज ऑलरेडी बीन वर्कड इन डिटरमिनिंग द रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये तो खर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसका मतलब ये तो इररिलेवेंट कॉस्ट है, इररिलेवेंट कॉस्ट है मेरा, तो ये क्या हो जाएगा, नील। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, अगेन ये मैंने बताया आपको, फिक्स्ड अपन जो ओवरहेड होते हैं वो तो इनकर हो चुके हैं, इररिलेवेंट कॉस्ट होते हैं वो, तो इसको आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। टुडे इतना इतना जो भी है, 11:15 बजे क्या हुआ, मिस फियोना कॉल्ड इन हर प्लेस एंड आपको बोल रहे हैं कि भाई आप रेलेवेंट कॉस्ट का शेड्यूल बनाओ। हमने जो है रेलेवेंट कॉस्ट को जो है टोटल शेड्यूल बना के दे दिया, कितना हो गया, 1,16,200। ठीक है, अब बाकी जो थियरी का पार्ट है, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, जो आपको ऊपर बताया ना कि भाई हिंदी में समझाया ना, वो इन लोगों ने इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन दे रखा था, आप पढ़ सकते हो इसको, राइट। पॉइंट नंबर 2 देखो क्या दे रखा है कि भाई डिस्कस टू प्रॉब्लम्स दैट कैन अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ सेटिंग प्राइस यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग। रेलेवेंट कॉस्टिंग जो अपन ऊपर करा है उसके उस मेथड को अगर आप यूज करते हो तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है। थेरिटिकल क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ सकते हो, एग्जाम में पूछेगा नहीं अपन से, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। ठीक है, फिर एक लास्ट इन लोगों ने पूछा है कि भाई एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स हाउ ईच ऑफ द फोर टाइप्स ऑफ क्वालिटी कॉस्ट कुड बी रिड्यूस्ड। ठीक है, यू शुड आल्सो आइडेंटिफाई इन विच प्राइमरी एक्टिविटी ईच वन ऑफ द एग्जांपल्स। ठीक है, बेसिकली ये जो आप चैप्टर नंबर 2 करोगे ना, तो आपको जब समझ में आएगा, तो इसको चैप्टर नंबर 2 के साथ एक बार देख लेना। 4 तरह के कॉस्ट होते हैं, प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल फेलियर एंड एक्सटर्नल फेलियर। तो ये भी थ्योरी का पार्ट है, लेकिन ठीक है, अपन जब चैप्टर नंबर 2 करेंगे तो इसका बेसिक ओवरव्यू ले ही लेंगे, तो इसको आप इधर से छोड़ सकते हो, अपन प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान देंगे अपने लेक्चर्स में, राइट। सो आई थिंक आपको ये जो पूरा इलस्ट्रेशन पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, बड़ा था, लेकिन इसको अगर आप करने बैठोगे ना तो आपको पता चलेगा इसमें कुछ है भी नहीं, थोड़ा बहुत थ्योरी का पार्ट पूछा गया जो काम का है नहीं, राइट। चलो अब आपको जो है क्वेश्चन नंबर 10 पे लेके चलते हैं। आई होप आपको जो है क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, 15 मिनट हो चुके हैं, अपने 13 मिनट हो चुके हैं, राइट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे लेते हैं। अगेन ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़ा है लेकिन बहुत आसान है, आप देखना, साथ साथ में करा देते हैं आपको। N2 company is the manufacturer and supplier of firefighting and safety equipment for industrial use and follows the international quality standards and uses the high grade raw material। ठीक है, अच्छा, it is fast growing brand that protects millions of people across the India every single day। It has been offered a bid on prospective export contract for 20,000 commercial fire extinguishers with the following specifications from USA buyer and the delivery term is FOB। 2 गैलन सिलेंडर, मतलब बेसिकली इसको जो है एक ऑर्डर मिला है, इस कंपनी को जो है क्या करा है, एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला है, एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला है। ठीक है, अच्छा अब देखना कि भाई ये जो है पहली बार एक्सपोर्ट कर रही है, और इसने इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है कि भाई प्राइस कंपटीशन पर फायर एक्सटिंग्विशर अपने को बता रखा है। तो समझना क्या क्या दे रखा है। एक तो बता रखा है डायरेक्ट मटेरियल टोटल कितना लगेगा, टोटल मेरा लगेगा 1500 का डायरेक्ट मटेरियल आपका। ठीक है, उसका डायरेक्ट लेबर लगेगा 80 का, फिर आपका लीकेज टेस्टिंग है 50 का, तो ये है वेरिएबल, ये है वेरिएबल, ये है वेरिएबल, ये वेरिएबल ओवरहेड हो गया। ठीक है, एक्सपोर्ट क्लियरेंस जो है आपका ये भी वेरिएबल है। फिक्स ओवरहेड अपन इग्नोर कर देंगे क्योंकि तो इररिलेवेंट कॉस्ट होता है। ठीक है, ये टोटल हो गया, मार्कअप दे दिया। ठीक है, मार्कअप के बाद प्राइस आ गया, प्राइस को इन लोगों ने क्या करा, यूएसडी में कन्वर्ट कर दिया, तो मेरा जो है कितना निकल के आता है, प्राइस इतना। अच्छा, मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, ये तो दे रखा है कि भाई अगर कंपनी जो है फायर एक्सटिंग्विशर बनाती है तो उसको टोटल खर्चा कितना लगता है। अगर आप देखोगे इसका टोटल खर्चा लगता है करीबन, टोटल खर्चा हो गया 1980 का, प्लस उसमें मार्कअप ऐड कर दी थी, तो इसका जो प्राइस कितना बनना चाहिए, $32.51। अच्छा, लेकिन जो सामने वाला बायर है ना, वो कह रहा है कि भाई हम तो आपको जो है कितना देंगे, 28.5 ही देंगे। तो अब सवाल ये आता है कि भाई हम क्या करें, इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करें कि नहीं करें। समझ पा रहे हो आप। हम कह रहे हैं कि भाई हमें तो जो है क्या करेंगे, हम बेचेंगे फायर एक्सटिंग्विशर एट द रेट ऑफ 1 यूनिट इक्वल्स टू $32.51, लेकिन सामने वाला बोल रहा है कि भाई हम तो आपको जो है 28.5 ही देंगे।
एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं तो भाड़ में जाओ। तो अपना काम ये है कि अपन कंपनी को ये बताएंगे कि भाई आपको जो है 28.5 एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो बहुत सिंपल सा काम है, अपन क्या करेंगे, सारे रेलेवेंट कॉस्ट को ले लेंगे। रेलेवेंट कॉस्ट का मतलब ये है कि भाई जो इनकर होते अगर मैं फायर एक्सटिंग्विशर बनाता हूँ और इनकर नहीं होंगे अगर मैं फायर एक्सटिंग्विशर नहीं बनाता हूँ, मतलब बेसिकली जो मेरा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट है उसको मैं इग्नोर कर दूंगा, बिकॉज दिस विल बी इनकर रिस्पेक्टिव ऑफ द डिसीजन टू मेक दिस फायर एक्सटिंग्विशर और नॉट, राइट। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करना है, रेलेवेंट कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करना है। तो मेरा रेलेवेंट कॉस्ट कौन कौन सा है जो आपको इधर वेरिएबल लिखा है वही मेरा रेलेवेंट कॉस्ट है। तो देखना, नाइट्रोजन 1580, 50, 214, देखो ये रहा 1500 हो गया, 80 हो गया, 50 हो गया, 214 हो गया। आगे बढ़ो, कितना दे रखा है, 36 ये हो गया, ठीक है 36 आ गया। फिक्स ओवरहेड अपन इग्नोर कर देते तो इसको मैंने इग्नोर कर दिया। मार्कअप लगा लो 10% का, तो मेरा टोटल हो गया इतना, टोटल रेवेन्यू कॉस्ट, हाँ ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू कॉस्ट हो गया मेरा कितना, 1880 का। अपन मार्कअप नहीं लगाएंगे क्योंकि अपन को जो है कॉस्टिंग के बेसिस पे देखना है, कॉस्टिंग के बेसिस पे देखना है कि भाई मेरा मिनिमम कॉस्ट कितना इनकर होगा और वो कितना देने के लिए मुझे रेडी है। अब देखना, तो ये मेरा जो है टोटल रेवेन्यू कॉस्ट हो गया, इसको मैंने कन्वर्ट करा तो मेरा कितना निकल के आ गया 28.06। तो 28 पॉइंट क्या हो गया 06 मेरा रेवेन्यू कॉस्ट निकल के आता है। अच्छा, सामने वाला बंदा मुझे दे रहा है 28.5 दे रहा है, मतलब बेसिकली मुझे जो है बेनिफिट हो रहा है पर एक्सटिंग्विशर कितने का, इतने का। तो मैं कहूँगा कि भाई ठीक है आप इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि जो बाकी के रेस्ट कॉस्ट हैं वो तो इनकर होंगे रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि भाई आप ये ऑर्डर एक्सेप्ट करो या ना करो। तो हमने देखा कि भाई रेलेवेंट कॉस्ट कौन से, हमने कहा कि भाई रेलेवेंट कॉस्ट 28.06 है एंड वो ऑफर कर रहा है 28.5। तो जो है आपको क्या करना चाहिए, इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, राइट। तो इन लोगों ने वही कह रखा है क्वेश्चन में कि भाई आप हमें बता दो कि इस ऑफर को एक्सेप्ट करे कि नहीं करे। तो हमने कहा कि भाई एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि आपका जो रेलेवेंट कॉस्ट है वो 28.06 है और सामने वाला बंदा आपको जो है 28.05 देने के लिए रेडी है। तो आपको जो है पर एक्सटिंग्विशर $0.44 का फायदा होगा। अच्छा, बाकी जो कॉस्ट है वो तो इनकर होंगे डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ, तो वो क्या है मेरे लिए इररिलेवेंट कॉस्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, 11th। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, देखना क्या दे रखा है। लेट मी जस्ट चेक वेदर माय वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड। यप यप यप, वी आर गुड टू गो। हाँ, जयपुर में तो यार गर्मी के बहुत ही हाल बेहाल हैं। ये देखो 40 डिग्री तो दिखा रहा है इसमें, एटलीस्ट बाहर जाओगे तो 42 43 तो चल रहा है। क्या होगा हम लोगों का यार। देखना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो क्या देखा है। बस्टेड कॉस्ट डेटा फॉर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय अयोध्या लिमिटेड इज फर्निश्ड बिलो। बस्टेड यूनिट्स टू प्रोड्यूस 2 लाख। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 32 पर यूनिट का दे रखा है, फिक्स कॉस्ट मुझे बता रखा है इतना। इट इज प्रपोज टू अडॉप्ट द कॉस्ट प्लस प्राइसिंग अप्रोच विद द मार्कअप ऑफ 25% ऑन द फुल बस्टेड कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं, एनालाइज द सिचुएशन, डिटरमिन द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अच्छा, फिर ये बता रखा है कि भाई मार्केट रिसर्च बाय द मार्केटिंग डिपार्टमेंट इंडिकेट्स द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट इज प्राइस सेंसिटिव। मतलब अगर मैं प्राइस 44 रखता हूँ तो मेरी डिमांड इतनी होगी, और अगर मैं प्राइस 60 कर देता हूँ तो मेरी डिमांड गिर जाएगी, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मतलब इन द सेंस अपन को एनालाइज करना है कि भाई अपन कितने यूनिट को बेचें जिसमें अपना प्रॉफिट जो है क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो देखना, अब देखो 2 लाख यूनिट्स मेरे बस्टेड है, तो 2 लाख मैंने लिख दिया मेरे बस्टेड यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा मेरा 32 पर यूनिट, तो 2 लाख इंटू 32 करा तो ये हो गया 64 लाख। फिक्स कॉस्ट है इतना, टोटल कॉस्ट हो गया 80 लाख। मार्कअप लगाया मैंने 25%, तो मेरा रेवेन्यू आ गया इतना। डिवाइड बाय करा मैंने सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो मेरा आ गया 50 पर यूनिट। मतलब बेसिकली अपन को जो है क्या करना पड़ेगा, 2 लाख यूनिट्स को बेचना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 50 पर यूनिट। तो जो है मेरा क्या होगा, प्रॉफिट मेरे को निकल के आएगा 20 लाख का। लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आता है कि भाई 50 अगर प्राइस रखते हो आप, तो आपका जो डिमांड है वो तो कितना होगा, सिर्फ 1,40,000 ही रहेगा। तो हमने कहा कि भाई जब आप क्या करते हो, अपनी सेलिंग प्राइस को 50 रखोगे तो मार्केट में डिमांड ही 1,40,000 रहेगी, तो आप 2 लाख बेच कैसे सकते हो। तो ये तो अपने बस अपने अजम्पशन निकाला कि भाई मैं जो है इतना पैसा कमाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं 20,000 रुपये प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, 2 लाख रुपये बेचना चाहता हूँ। तो मैंने देखा कि भाई 2 लाख इंटू अगर 50 पर यूनिट बेचते हो तो सारा कॉस्ट लेस करने के बाद आपको जो है 20 लाख का प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन ये तो हमारा थ्योरेटिकल अजम्पशन था, लेकिन अब मार्केट में अगर अपन देखें तो मार्केट में ऐसा नहीं है। तो अपन मार्केट में देखते हैं कि भाई मार्केट में क्या क्या डिमांड चल रही है। देखो 1,68, 1,52, 1,40,000, 1,28,000, 1,08,000। तो अपन ये पूरा क्वांटिटी लिख दिया, सेल्स मैंने मल्टीप्लाई करके निकाल दिया कि भाई मेरा सेल प्राइस पर यूनिट दे रखा है क्वेश्चन में कितना, ये देखो ये रहा सेल प्राइस पर यूनिट है 44, 40, 50, 56 एंड 60। तो मेरा सेल्स आ गया, वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिया अपने 32 पर यूनिट से, फिक्स कॉस्ट मैंने लेस कर दिया तो मेरा प्रॉफिट आ गया। तो अगर आप देखोगे कि भाई सबको मैं कंपेयर करता हूँ तो मेरा प्रॉफिट सबसे ज़्यादा कितना कितना निकल के आ रहा है, 14,72,000 इस लेवल पे। मतलब कौन सा लेवल है ये, 1,28,000 ये वाला जो लेवल है ना, इधर मेरा प्रॉफिट सबसे मैक्सिमम आ रहा है 14,70,000। देखो एब्सोल्यूट टर्म्स में भी सबसे मैक्सिमम आ रहा है और परसेंटेज टर्म्स में भी सबसे मैक्सिमम आ रहा है ऑन टोटल कॉस्ट। तो हम कहेंगे कि भाई आप क्या करो, इस लेवल पे बेचो। अगर आप इस लेवल पे बेचते हो तो आपका प्रॉफिट भी मैक्सिमम प्लस आप क्या चाहते थे, आप चाहते थे 25% मार्कअप ऑन टोटल कॉस्ट, और इधर देखोगे तो मार्कअप कितना आ रहा है 25.84% ऑन टोटल कॉस्ट आ रहा है। तो हम कहेंगे कि भाई आप ये वाला ऑप्शन चूज करो, इधर आपका प्रॉफिट भी हो रहा है और आपका जो मार्कअप है 25% वाला वो भी फुलफिल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि भाई आप 1,28,000 यूनिट्स को बेचो। वेरी इजी, इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन और कोई हो ही सकता, आई थिंक। राइट राइट राइट, ठीक है। तो अपना ये जो है क्वेश्चन नंबर 11 भी खत्म हो गया। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 छुड़वा रखा था अपन, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं एक बार क्विकली। तू क्यों चिंता करता है, जो करना है सो राम करे, जो करना है सो राम करे।
राम लखन के जीवन में कभी होगा नहीं अंधेरा रे, जानू है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, देखना। लेट मी जस्ट चेक।